हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर्स में। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़। ये आईआईबीएफ का सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, उसके चैप्टर 3 का पार्ट है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है जेआईआईबी के लिए भी यूज़फुल है, सीआईआईबी के लिए भी यूज़फुल है और सर्टिफिकेट इन एमएसएमई में भी ये एक टॉपिक है। तो ये जो लोग सर्टिफिकेट इन एमएसएमई करने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो आपकी टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ रहती हैं उनमें जो बैंक जनरली फाइनेंस करता है वो होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और टर्म लोन। इसके अलावा जो मेथड यूज़ की जाती हैं कंट्री में बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म मेथड्स का यूज़ करता है उसके लिए कैश क्रेडिट मेथड। जो फर्स्ट टाइप है आपका कैश क्रेडिट, उसके बाद कैश क्रेडिट। सेकंड टाइप है आपका ओवरड्राफ्ट। थर्ड है आपका बिल परचेसिंग एंड डिस्काउंटिंग, डिमांड लोन एंड टर्म लोन। फ्रेंड्स, ये लोन सिस्टम का ही टाइप होता है, डिमांड लोन एंड टर्म लोन, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये आपके 5 बेसिक क्या हो गए, मेथड्स हो गई क्रेडिट डिलीवरी की या क्रेडिट फैसिलिटीज़ की। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारा कैश क्रेडिट सिस्टम। क्या होता है कैश क्रेडिट सिस्टम? ये जो है कैश क्रेडिट दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन की जाती है इसमें बोरोवर को। और जो कैश क्रेडिट अकाउंट है वो एक करंट अकाउंट की तरह वर्क करता है। इसमें जो कैश क्रेडिट में वर्किंग कैपिटल लिमिट एक फिक्स कर दी जाती है, सैंक्शन कर दी जाती है। वो जो जैसे सपोज किसी को 1 लाख की लोन दिया है, कैश क्रेडिट दिया है, तो वो व्यक्ति उस अमाउंट तक उस अकाउंट में कैश विड्रॉ कर सकता है जो उसकी लिमिट फिक्स की गई है 1 लाख या 1 करोड़। आप बोल सकते हैं कि जितनी भी लिमिट उसकी फिक्स की गई है वो उस अमाउंट तक उस अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है और जब चाहे उस अकाउंट में जमा करके फिर से भी विड्रॉ कर सकता है। मतलब इस अकाउंट में कंटिन्यूस जो है ट्रांजैक्शन कर सकता है जितनी लिमिट उसको सैंक्शन हुई है उसके विद इन। और दूसरा, इस अकाउंट में जो है अमाउंट क्रेडिट में भी हो सकता है। इस क्रेडिट में रहने पर भी उसमें बैंक को उस कस्टमर को कोई वो इंटरेस्ट पे नहीं करना रहता है। और डेबिट में होने पर क्या होता है कि जितना अकाउंट डेबिट में है, मतलब जितना बोरोवर ने लिमिट का यूटिलाइजेशन किया है उस ही लिमिट पर उसका क्या रहता है, इंटरेस्ट लगता है। सपोज उसको 1 करोड़ की लिमिट सैंक्शन हुई है, कैश क्रेडिट लिमिट, और उसने उसमें से 1 करोड़ में से 70 लाख ही विड्रॉ किया है, तो जो डे एंड पर उस अकाउंट की आउटस्टैंडिंग होगी उसी आउटस्टैंडिंग पर ही इंटरेस्ट अप्लाई होता है। और जब भी आप कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करते हैं तो उसमें हमेशा एक सिक्योरिटी ली जाती है, उसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कैश क्रेडिट दिया जाता है। जनरली जो कैश क्रेडिट दिया जाता है वो बिजनेस पर्पस से दिया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से वर्किंग कैपिटल का टाइप होता है। तो बिजनेस के कंटिन्यूस रन करने के लिए, उसके बिजनेस साइकिल के लिए ये लिमिट सैंक्शन की जाती है। तो इसमें जो जनरली सिक्योरिटी ली जाती है वो क्या हो सकती है, रॉ मटेरियल, स्टॉक, बुक डेब्ट्स या कोई और इमूवेबल एसेट भी आप ले सकते हैं। और इसकी जो लिमिट फिक्स की जाती है वो उसी जो एसेट आपने लिया है एज अ सिक्योरिटी, उसी की वैल्यू के कुछ परसेंट तक ही आप कैश क्रेडिट को सैंक्शन करते हैं। और जो रेस्ट अमाउंट रहता है, जो रेस्ट परसेंट रहता है, वो एज अ आप मार्जिन रखते हैं। सपोज किसी के रॉ मटेरियल या जो उसका स्टॉक है उसकी वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है और आपने उसको 1 करोड़ की ही लिमिट सैंक्शन की है, तो जो 20 लाख है वो क्या हो गया, उसका मार्जिन हो गया। तो इस तरह से जो भी एसेट रहता है उसकी इक्वल परसेंटेज तक ही कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की जाती है। कैश क्रेडिट लिमिट को आप जो है उसको रीसेट भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये किस हिसाब से भी किया जा सकता है कि जैसे इंक्रीज़ करना है, सपोज़ किसी व्यक्ति का बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसको और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, उसका की जो लिमिट है उसको इन्हांस भी कर सकते हैं। और सपोज़ किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो फंड का डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है या कुछ भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है फंड का, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप उसकी लिमिट को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों कंडीशन रहती हैं। ये जो है आप ऐसा करने के लिए कब कर सकते हैं, जब वो एनुअली उस अकाउंट का रिव्यू होता है, उस केस में आप इसका की जो लिमिट इन्हांस या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो अदर फीचर्स हैं उसमें क्या होता है कि बोरोवर जो है, बैंकर क्या करता है कि उसने कैश क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर दिया। अब उसके बाद जो है व्यक्ति उसमें कई ट्रांजैक्शन उस लिमिट तक कर सकता है। और जो लिमिट रहती है उसमें और भी फीचर्स क्या रहते हैं, मतलब किसके अगेंस्ट में आप उस लिमिट को फिक्स करते हैं, सॉरी,
जैसे कि किसी का प्रोडक्शन कितना है, सेल्स कितनी, इन्वेंट्री कितना है, पास्ट यूटिलाइजेशन उसने कितना किया है लिमिट का, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसके लिए जो फर्म रहते हैं या बोरोवर रहती है उसकी बैलेंस शीट या जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको उनको देखा जाता है और उसके बेस पर ही इन चीज़ों का एस्टिमेट लगाते हुए उसकी कैश क्रेडिट लिमिट को सैंक्शन किया जाता है। जो जब भी आप कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करते हैं तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जो फर्म है या जो बोरोवर है वो टेक्निकली उसको रिपेबल कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये जो कैश क्रेडिट लिमिट रहता है ये ऑन डिमांड होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक रिपेमेंट पीरियड नहीं होता जैसा कि आपके टर्म लोन में होता है कि मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट होती हैं, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जो है रिपेमेंट ऑन डिमांड होता है और ये कंटिन्यूसली जो है उसमें कितना भी एक मंथ में पैसे जमा कर सकता है, कितना भी निकाल सकता है, इसलिए जो इसमें रिपेमेंट होता है वो ऑन डिमांड होता है। बैंक्स को क्या रहता है कि जो लिमिट उसको सैंक्शन की गई है बोरोवर को उतना जो अमाउंट है उसको कैश अवेलेबल रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी डिमांड कभी भी हो सकती है। अगर उसमें अवेलेबल बैलेंस है तो वो कभी भी व्यक्ति जो है उस कैश क्रेडिट अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, इसलिए बैंक को जो है ऐसे केस में कैश जो है अवेलेबल रखना चाहिए। और जो भी आपने सीसी लिमिट इशू की है या सैंक्शन की है, बोरोवर अगर उसको यूटिलाइज़ नहीं करता है ना, मतलब उसमें अमाउंट क्रेडिट में पड़ा रहता है, उसको नहीं यूटिलाइज़ करता, मे भी कुछ भी पर्पस हो सकता है कि उसको बिजनेस की में रिक्वायरमेंट नहीं है या वो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने की वजह से नहीं यूटिलाइज़ कर रहा है, तो क्या है इस केस में बैंकों को क्या करना रहता है, जो अनयूटिलाइज पोर्शन है उसमें उस कमिटमेंट चार्ज भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बैंक ने जो लोन दिया है वो किसके लिए दिया, आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए दिया, बिजनेस के बिजनेस साइकिल को रन करने के लिए दिया। और अगर आप उस लिमिट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ करे, इसी के लिए बैंक इसमें क्या कर सकता है कि कमिटमेंट चार्जेस भी अप्लाई कर सकता है जो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन रहता है लिमिट का उस पर। तो फ्रेंड्स ये हमारे कैश क्रेडिट मैन अरेंजमेंट के टाइप हो गए, मतलब कैश क्रेडिट अरेंजमेंट पढ़ा। इसमें एक और चीज़ है कि कैश क्रेडिट अरेंजमेंट में क्या एक बेनिफिट है कि जो व्यक्ति है उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो कभी भी उस अकाउंट से कितना भी मतलब कितना भी नहीं, जो लिमिट है उस लिमिट तक विड्रॉ कर सकता है और जब चाहे जमा कर सकता है और कितनी बार भी वो कर सकता है, ऐसा उसको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। तो एक तरह से इसमें उस बोरोवर को क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो जितना अमाउंट विड्रॉ करेगा उतने पर ही उसको इंटरेस्ट पे करना रहता है, तो ये एक इसका बेनिफिट होता है। सेकंड जो टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी है वो है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जनरली क्या रहता है, जो करंट अकाउंट होल्डर रहते हैं उनको जो उनकी करंट अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा की सपोज ज़रूरत है तो उनको इस तरह से उस बैलेंस से एक्स्ट्रा बैलेंस विड्रॉ करने की जो परमिशन दी जाती है उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसके अलावा भी बैंक जो है किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में भी इस तरह का कोई लोन देता है तो वो भी किस तरह से माना जाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो जो बैंक करंट अकाउंट के अगेंस्ट में देता है वो टेम्प्ररी हो सकता है, थोड़ा लॉन्गर पीरियड हो सकता है, जैसा भी एग्रीमेंट हो, बट ये जनरली टेम्प्ररी होता है जिसको कि टीओडी बोलते हैं, टेम्प्ररी ओवरड्राफ्ट। और जो बैंक किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट देता है वो एक तरह से लिमिट जैसा ही फिर वर्क करता है कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी ली है उसमें उसके अगेंस्ट एक लिमिट फिक्स की जाती है। इसमें भी जैसे सीसी लिमिट में मार्जिन रखा जाता है तो उसमें भी मार्जिन रखा जाता है और उसके बाद एक लिमिट फिक्स की जाती है, उस लिमिट तक वो जो व्यक्ति है उस अकाउंट से ओवरड्रॉ कर सकता है। तो ये भी एक तरह से क्रेडिट का टाइप हो गया जो भी ओवरड्राफ्ट सैंक्शन किया गया बैंक के द्वारा। और इसमें जो है जब व्यक्ति कोई ओवरड्राफ्ट के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करता है तो उसको बैंक को एक रिटर्न एप्लीकेशन देना चाहिए और प्रोमिसरी नोट साइन करना चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि ये एक लोन का टाइप हो रहा है तो इस वजह से उसका रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए और जो लोन वो ले रहा है उसके लिए उसने प्रोमिसरी नोट साइन किया गया हो। जो जनरली आप इस तरह से करंट अकाउंट के अलावा जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या होता है कि जो सिक्योरिटी रहती हैं वो क्या हो सकती हैं, शेयर्स के अगेंस्ट में आप दे सकते हैं, डिवेंचर्स के अगेंस्ट में कोई फिक्स्ड डिपॉजिट को आप रख के दे सकते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी आप सिक्योर रख के उसके अगेंस्ट भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो लिमिट फिक्स की जाती वो भी किस तरह से फिक्स की जाती कि जो भी सिक्योरिटी आप ले रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है उसका आप कुछ परसेंटेज क्या करते हैं मार्जिन रखते हैं और उसी पर ही जो परसेंटेज है रेस्ट परसेंटेज वो आप एज अ लिमिट उसको ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन कर सकते हैं।
अब जब भी आप कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये हमेशा कैसा होना चाहिए कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब उस व्यक्ति ने आपको रिटर्न में दिया हो, एक्सप्रेस किया हो कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहता है और आपने उसकी जो एप्लीकेशन है ये उसको एक्सेप्ट किया हो, तो यही जो क्या रहता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहता है, मतलब उसने उस चीज़ की इच्छा को जाहिर किया है। इन कुछ केसेस में क्या रहता है कि अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब उसने व्यक्ति ने नहीं दिया है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बैंक, तो ऐसे केस में क्या जो उसका बिजनेस है उसके बेसिस पर उसको देखते हुए भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वो उसको ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत है। एक फ्रेंड्स केस था किसके अगेंस्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक केस था, जिसमें कि क्या हुआ था कि बैंक ने जो है उस मतलब जो बोरोअर है उसने कोई भी ऐसे एक्सप्रेस नोटिस नहीं दिया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन उसने अकाउंट में ओवरड्रॉ करा था, उसका चेक लगाया जिसको कि बैंक ने क्या कर दिया, ऑनर कर दिया, मतलब वो जो बैलेंस उसमें था उससे ओवर का चेक था जिसको बैंक ने पास कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसके अकाउंट में ओवरड्रॉ हो गया बैलेंस। तो इसका जब मैटर केस गया उसमें कि बैंक के अगेंस्ट जो व्यक्ति है उसने केस लगाया, तो नहीं सॉरी, बैंक ने उसके अगेंस्ट केस लगाया कि इसका अकाउंट ओवरड्रॉ है। तो इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो बैंक के फेवर में दिया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट हुआ है। जब भी कोई ऐसी जो लिमिट है वो आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उससे ज़्यादा पर विड्रॉ हुई है, तो इस तरह से आपका एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट बन गया कि आपने उसमें से लोन लिया है, एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर जो डिसीजन गया था वो बैंक के फेवर में गया था कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है कि जहाँ पर कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है लेकिन आपने उस अकाउंट में ओवरड्रॉ करा या आपका चेक है जो कि बैंक ने ऑनर किया है, तो इस केस में क्या होगा, वहाँ पर इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाएगा फॉर ग्रांट ऑफ ओवरड्राफ्ट या लोन फैसिलिटी। तो इस केस में क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा जब भी मतलब इस केस में तो ये हुआ कि उसको कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, लेकिन इन जनरल सेंस आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप कोई भी ओवरड्रॉन फैसिलिटी दें तो उससे एक एक्सप्रेस नोट लेना, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, एक्सप्रेशन लेना चाहिए उससे, और जो प्रोमिसरी नोट है उस पर साइन करवाना चाहिए, जिसमें कि और जो लेटर रहता है उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा उस पर और क्या क्या कंडीशंस है जो कि कंपाइल करनी पड़ेंगी बोरोवर को, तो ये सारी चीज़ें उस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टाइप है परचेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या होता है कि ये जो जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के सेल्स एंड परचेस के बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है और बहुत सारा ट्रांजैक्शन उसका क्रेडिट के बेसिस पर होता है, तो ऐसे केस में क्या रहता है कि जो सेलर रहता है वो तो अपनी सेल्स को गुड कर रहा है, मतलब गुड्स को सेल कर रहा है, लेकिन जो उसके पास उसका कोई रिटर्न में अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है क्योंकि उसने क्रेडिट पे दिया है। तो ऐसे केस में जो वो बिल बनाता है बोरोवर के, उस पे बिल ड्रॉ करता है, उस बिल को क्या कर सकता है वो मतलब बैंक के पास जाके उसकी डिस्काउंटिंग करवा के उसके अमाउंट, उसके बदले में अमाउंट ले सकता है। उसको कैसे समझते हैं कि जैसे सपोज़ किसी व्यक्ति ने किसी के लिए 6 महीने का बिल ड्रॉ किया है ना, बोरोवर जो सेलर है उसने जो बायर है उसके लिए 6 महीने का बिल ड्रॉ किया, लेकिन उसको उन 6 महीने मतलब 6 महीने तक वो उससे बायर से पैसे नहीं लेगा, ये उनका दोनों का एग्रीमेंट हो गया। 6 महीने के बाद बायर जो है उनका बिल का पैसा देगा। लेकिन अब ऐसे ही अगर सेलर अपने सारी चीज़ों का वो करते रहा तो उसका अभी करंट बिजनेस कैसे रन होगा, और अभी सपोज़ करंट बिजनेस में उसकी कोई हाई डिमांड आ गई तो उसको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी अपनी कैपिटल साइकिल को चलाने के लिए, तो वो क्या करेगा, ये जो बिल है उसको बैंक के पास ले जाके उनकी डिस्काउंटिंग करा लेगा। तो यहाँ पर बैंक क्या होता है, डिस्काउंट कर रहा है, मतलब कि उस पर कोई रेट चार्ज कर रहा है और बाकी का जो उसका मार्जिन लेके वो अमाउंट जो है बोरोवर को पे कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप ऑफ एडवांस आज बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसमें कि क्या रहता है कि बैंक जो है उसके कस्टमर को जो भी बिल्स हैं उनके लिए क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है या उसके लिए कोई लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, परचेस और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसमें जो है कस्टमर कोई भी साइट बिल या कोई भी एक्सेप्टेंस बिल लेके बैंक के पास जा सकता है और बैंक उसके लिए उसको लोन अवेल करा सकता है।
तो यहाँ पर जो सेलर है वो क्या कर सकता है कि इस तरह से जो उसके बिल्स रिसीवेबल हैं उनके लिए इमीडिएट फंड्स जो है वो ऑब्टेन कर सकता है बैंक से। तो जैसे ही सेलर ने अपन वहाँ से बिल डिस्काउंट करवाया तो बैंक जो परचेसिंग बैंक क्या रहेगा उस बिल को किसको सेंड कर देगा, बायर को सेंड कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ सेलर फॉर रियलाइजेशन, है ना। जैसे ही उसका जैसा भी उनका एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट इसमें दो तरह के होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, तो उसी एग्रीमेंट के बेसिस पर जो बैंक रहेगा जिसने कि उस बिल को परचेज किया है या डिस्काउंट किया है वो क्या करेगा, उसको जो भी बायर है उसके पास भेज देगा। और जैसे ही वो है मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशन या जो मेच्योरिटी है उसके बाद क्या रहता है वो अमाउंट को रिसीव कर लेता है बैंक किससे, बायर से। तो ये जो आपका बिल परचेस और बिल डिस्काउंटिंग है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रॉई बिल स्कीम भी बोल सकते हैं। यहाँ ड्रॉई का क्या मतलब है, ड्रॉई आपका हो गया जो कि बायर है ना, और ड्रॉयर क्या हो गया, जो सेलर है जिसने कि उस बिल को ड्रॉ किया है ना। तो ड्रॉई स्कीम मतलब बायर से स्कीम। तो फ्रेंड ये जो बिल ड्रॉई स्कीम है उसमें क्या है कि दो तरह से ऑपरेशन होता है, एक तो होता है एक्सेप्टेंस सिस्टम, सेकंड होता है बिल डिस्काउंटिंग। तो एक्सेप्टेंस में आपका क्या होता है कि जो भी बायर ने, जैसे कि एस कोई व्यक्ति है जो सेलर है ना, बी क्या हो गया आपका बायर हो गया, एस बी हो गया सेलर का बैंक, और बी बी हो गया आपका बायर का बैंक। तो जैसे सेलर ने क्या करा है ये क्या हो जाएगा आपका ड्रॉयर हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आपका ड्रॉई हो जाएगा। तो सेलर ने जब भी कोई गुड्स जो है बायर को बेचे तो वो क्या करेगा उसका एक और बायर ने उसको पैसा नहीं दे पा रहा है इस समय, वो फ्यूचर डेट में देगा, तो सेलर क्या करेगा कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा जिसपे कि दोनों क्या करेंगे, मतलब वो जिसको कि बायर क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, इसने कोई बिल ड्रॉ किया जिसको कि बायर ने एक्सेप्ट करा, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, अब जिसको कि क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्या हुआ कि सपोज इसने सेलर ने जो है वो 2 महीने बाद, दो नहीं 6 महीने ले लेते, 6 महीने बाद का कोई बिल ड्रॉ किया है, लेकिन उसको क्या हुआ कि इन बिटवीन इस 6 महीने के पहले ही उस बिल को क्यों मतलब उसको पैसों की नीड हुई, तो उस वो क्या कर सकता है कि अब जो बिल है उसको कहाँ लेके जाएगा, बायर्स के बैंक के पास। ये बायर्स का बैंक और सेलर का बैंक किसी केस में एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बायर ने क्या करा है उसमें के सिग्नेचर हैं, तो वो क्या करेगा बायर के बैंक के पास लेके जाएगा, दिखाएगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें कि बायर ने साइन किया है और उसको जो है 6 महीने बाद पैसे पे करने का प्रॉमिस किया है, तो आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लें, मुझे पेमेंट कर दें। और बिल क्या होगा 6 महीने बाद जो बायर का बैंक है वो क्या करेगा, बायर से वो अमाउंट ले लेगा। तो ये यहाँ पर बायर्स बैंक क्या करेगा, उसका जो सेलर ने बिल रिप्रेजेंट किया है उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसको ही क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो बायर के बैंक ने क्या करा, उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, और सेलर को क्या कर दिया, फंड दे मतलब सेलर के बैंक में फंड ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ड्यू डेट है उस पर मतलब फिर जो सेलर है वो जाके अपने बैंक से उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, और जो ड्यू डेट है उस पर बायर बैंक क्या करेगा, बायर से उसका अमाउंट रिसीव कर लेगा। यहाँ पर जो सेलर है उसका रोल ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसको फंड रिसीव हो गया है। अब जो बिल उसने ड्रॉ किया था, मतलब जो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 6 महीने बाद सेलर को देगा, तो लेकिन अब वो बिल सेलर के पास नहीं होकर किसके पास है, बायर्स के अपने बैंक के पास है। तो अब वो जो अमाउंट है वो 6 महीने बाद किसको देगा, बायर के बैंक को देगा। तो यहाँ पर जो बायर्स के बैंक ने एक्सेप्ट किया है उसके बिल को एक्सेप्टेंस दिया है, वही क्या होता है, बिल ऑफ सॉरी एक्सेप्टेंस सिस्टम कहलाता है। जो सेकंड टाइप है आपका बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि जो भी आपका सेलर और बायर यहाँ पर भी रहेंगे, सेलर का बैंक रहेगा और बायर का बैंक रहेगा। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जो सेलर है वो इन दोनों ने जैसा एक्सेप्टेंस वाला था वहाँ तक का सेम मैटर रहेगा, लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि सेलर जो है तो वो किसी भी बैंक के पास या बायर्स के बैंक के पास उस बिल को लेके जाएगा, और बिल बायर्स का बैंक क्या करेगा कि उस बिल को जो उसकी वैल्यू है उस पर ना लेके कुछ उस पर अपना कमीशन चार्ज करेगा, और उससे कम वैल्यू पे उसको वो पैसा दे देगा। तो यहाँ पर जो बिल बायर्स बैंक ने जो उसका वैल्यू पे करा है वो डिस्काउंट पे करा, जो एक्चुअल उसकी वैल्यू थी वो नहीं दे के उसको कम वैल्यू दी है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीन टाइप्स की आपने लोन फाइनेंसिंग पढ़ ली। फर्स्ट हमारा कैश क्रेडिट था, सेकंड ओवरड्राफ्ट था, और थर्ड बिल डिस्काउंटिंग एंड परचेसिंग, एंड फोर्थ है आपका लोन सिस्टम।
तो लोन सिस्टम में क्या होता है कि जो क्रेडिट दिया जाता है वो कैसा दिया जाता है, एक डेफिनेट पर्पस के लिए दिया जाता है और एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए दिया जाता है। मतलब किस पर्पस से लोन दे रहे हैं वो भी डिफाइंड रहता है और एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए दिया जा रहा है ये भी उसमें डिफाइंड किया जाता है। और जो इसमें रीपेमेंट होता है वो किस में होता है, इंस्टॉलमेंट में होता है। ये इंस्टॉलमेंट आपकी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल कैसी भी हो सकती हैं। तो जो बोरोअर को इस केस में जो फंड दिया जाता है वो कैसा दिया जाता है, सिंगल नॉन रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन का। सपोज उसको 5 लाख का आपने लोन दिया है और आप उसको एक बार में ही पूरा 5 लाख डिसबर्स कर सकते हैं और उसके बाद वो उस अकाउंट से और फर्दर विड्रॉ नहीं करवा पाएगा, ये एक बार ही होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जबकि आपका सीसी लिमिट में जो ट्रांजैक्शन था, ओडी में ट्रांजैक्शन था, वो कैसे थे, रिपीटेटिव नेचर के थे। वो फंड को जमा कर सकता है और फिर से उस लिमिट तक विड्रॉ कर सकता है। लेकिन लोन सिस्टम में, टर्म लोन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है ये। तो और जब भी जैसे उसने एक बार विड्रॉ कर लिया और जितना उसको सैंक्शन था अमाउंट वो पूरा उसने यूटिलाइज कर लिया और सपोज उसको फिर से और फंड की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर उस जो उसका एग्जिस्टिंग लोन है उसको रिन्यूअल नहीं करवा सकता है ना। उसको क्या होगा ऐसे केस में, फिर से एक फ्रेश रिक्वेस्ट जो है बैंक को देनी पड़ेगी, फिर से नए तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो जो है वो न्यू लोन रिसीव कर सकता है। यहाँ पर बैंक सेकंड टाइम में क्या होता है, बैंक के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिफ्यूज़ कर सकता है, जैसे भी उसकी जो पॉलिसी होंगी या जैसा भी उसका प्रीवियस अकाउंट का ऑपरेशन रहा होगा। तो अभी करंट टाइम में जब वो अप्लाई करेगा दोबारा तो उस समय जैसी भी सिचुएशन होंगी तो बैंक के पास लिबर्टी होती है कि वो चाहे तो उसको लोन दे सकता है या रिफ्यूज़ कर सकता है। फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो अकाउंट रहता है उसको जितना लोन सैंक्शन किया है वो एक ही बार में उसको वो विड्रॉ नहीं करना चाहता है ना, थोड़े टाइम में करना चाहता है। तो यहाँ पर भी जो रहता है उसकी कंडीशंस में दिया रहता है या आप लिखते हैं कि उसमें शेड्यूल्ड डिसबर्समेंट रहेगा। लेकिन हाँ, जितना आप डिसबर्स कर चुके हैं उतना अमाउंट उसमें से माइनस हो जाएगा, वो दोबारा आप उसको डिसबर्स नहीं कर सकते, ये उसमें कंडीशन रहती है। तो ऐसा जनरली आपने देखा होगा कि हाउसिंग के केस में होता है कि हम उसको 4 पार्ट्स में जो है अमाउंट डिसबर्स करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, रिपीटेटिव हो रहा है लेकिन जो अमाउंट है वो उतना यूटिलाइज हो गया, उससे के बाद वाला जो बचा हुआ अमाउंट है वही जो है रिलीज़ किया जाता है या डिसबर्स किया जाता है। तो यहाँ पर तब तक ही अमाउंट आपका डिसबर्स होगा जब तक कि वो जो अकाउंट है जो उसकी सैंक्शन लिमिट है उतना डेबिट नहीं हो जाता, उतने तक ही आप उसमें डिसबर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो है वो उतने पर ही चार्ज होगा जितना आपने डिसबर्स किया है, इसमें पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता है, इसमें भी ये कंडीशन है। तो जो आपके टाइप्स ऑफ लोन्स होते हैं, टर्म लोन्स होते हैं, वो अलग अलग तरह से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पीरियड्स के टाइम पीरियड के बेसिस पर इसको डिफाइन करें तो क्लासीफाई करें तो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। और जो आपने लोन किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं उससे अगर डिफाइन करें तो ये ब्रिज लोन हुआ आपका, कंपोजिट लोन हुआ, रिटेल लोन्स हुआ, ये उसके टाइप होते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो जनरली बैंक फाइनेंस करता है किसी भी बोरोवर को उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और ये इसमें भी जो पेमेंट होगा वो वन टाइम होगा। और जो शॉर्ट टर्म अगर इसको कहा गया तो जो शॉर्ट टर्म में इसका जो पीरियड होता है वो जनरली 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होता है। बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें कि ये 1 ईयर से एक्सटेंड कर सकता है, बट 3 साल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये 3 साल तक का टेन्योर बेसिकली मीडियम टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म है वो शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर, 3 मंथ्स टू 1 ईयर। और जो जनरली इसको और भी नाम दिए जाते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स को, जैसे कि वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, ये इसके टाइप होते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स को आप डिमांड लोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी बैंक जो रहता है कि सिक्योरिटीज़ लेता है और डॉक्यूमेंट, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, वो तो एज यूजल सभी लोन केसेस में होती है। यहाँ पर जो है बिजनेस इंटरप्राइज है उनको जो लोन दिया जाता है जनरली उनका जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच हुआ या जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए हुआ, या कोई बल्क में ऑर्डर आ गया जिसके को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी है शॉर्ट टर्म मिसमैच के लिए, शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज के लिए ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी जो आपके दूसरे टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीडियम टर्म्स या लॉन्ग टर्म, ये भी जो है टाइम पीरियड के बेस पर डिफाइन किए गए हैं। तो जो लोन आपके ग्रांट किए जाते हैं 3 साल या उससे ज़्यादा के,
वो किस पर्पज़ से दिए जाते हैं? कैपिटल एसेट्स को परचेज़ करने के लिए। जो शॉर्ट टर्म में लोन दिए जाते हैं या जो वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाते हैं वो डेली बिजनेस के लिए दिए जाते हैं, जबकि जो टर्म लोन्स दिए जाते हैं वो कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं। या कोई जो बिज़नेस है वो अपनी नई यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है उसके लिए आप दे सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसके एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इस पर्पज़ के लिए आप टर्म लोन में कैसे कैपिटल एसेट परचेज़ करने के लिए देते हैं। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि इस पर जो टर्म लोन्स दिए जाते थे उन पर एक लिमिट डिफाइन की गई थी कि आप किसी भी व्यक्ति को जो है उस 300 करोड़ तक का ही लोन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या होता है, बैंक्स का जो क्रेडिट पोर्टफोलियो रहता है, टोटल जो उनको लोन देना रहता है वो अलग अलग स्कीम्स में देना रहता है। तो बैंक का जो एक परसेंटेज डिफाइंड रहता है उसकी क्रेडिट पॉलिसी में कि वो टर्म लोन्स में कितने परसेंट तक ही टोटल लोन दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो सीलिंग है वो यहाँ पर आके अप्लाई हो जाती है कि बैंक अपना जो टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो है टर्म लोन का, उससे ज़्यादा का जो है लोन नहीं दे सकता। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि जो डिपॉजिट्स रहते हैं वो शॉर्ट टर्म रहते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही थोड़ा ये बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि लिक्विडिटी मिसमैच फिर यहाँ पर कंडीशन आ जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म आपके डिपॉजिट्स हैं उनकी मेच्योरिटी आएगी तो आपको उनको जो आपके डिपॉजिटर्स हैं उनको फंड भी तो देना है। तो इस वजह से क्या होता है कि जनरली बैंक जो है टर्म लोन्स को में ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते, और जो है वो कितने तक ही मैक्सिमम दे सकते हैं, जो उनका क्रेडिट पोर्टफोलियो लिमिट है उस तक ही वो लोन दे सकते हैं। तो जो जनरली जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो किसके लिए दिए जाते हैं? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स जिनको बोलते हैं, उस कंडीशन में जो लोन्स दिए जाते हैं, टर्म लोन्स दिए जाते हैं। और इनमें जो इनिशियल मेच्योरिटी होती है वो 10 साल तक होती है, और इंडस्ट्री या ट्रेड के केस में क्या होता है इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। जनरली जो प्रोजेक्ट फाइनेंस रहते हैं वो क्या बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, उनमें समय लगता है, तो उनके केस में जो है ज़्यादा समय का भी लोन दिया जा सकता है। और जो एग्रीकल्चर सेगमेंट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हुए तो उनमें मैक्सिमम जो इनिशियल मेच्योरिटी रहती है वो कितने तक होनी चाहिए? 15 साल तक होना चाहिए। मतलब कि आप 15 साल तक इस पर्पज़ के लिए उनको मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स टर्म लोन में हमने क्या देखा कि ये जनरली जो रहता है 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए जब भी लोन दिया जाता है वो टर्म लोन्स में आता है, और ये जो रहता है कैपिटल एसेट्स के को परचेज करने के लिए दिया जाता है। और इसमें पहले सीलिंग थी कि आप मैक्सिमम इतने तक ही टर्म लोन्स दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई कंडीशन नहीं रही। और बैंक लेकिन अपना जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसमें उसका टर्म लोन में कितना एक्सपोजर है उस तक का ही जो है टर्म लोन दे सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ब्रिज लोन। ब्रिज लोन क्या है? ब्रिज लोन सिर्फ उस चीज़ को डिफाइन किया गया कि जैसे कोई व्यक्ति को आप लोन देने जा रहे हैं और उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके डॉक्यूमेंटेशन और अदर प्रोसेस को करने में बहुत समय लग रहा है, तो आप उसको एक शॉर्ट टर्म लोन दे सकते हैं उसकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो ये जो लोन आप देते हैं उसकी जो अर्जेंट नीड या इनिशियल नीड्स हैं, है ना, और जो जब तक कि आपकी जो लोन की फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं उस तक के टाइम पे आप अगर उसको जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं वही क्या कहलाता है? ब्रिज लोन कहलाता है। ब्रिज लोन मतलब एक तरह से गैप बनाना, जो आप एक्चुअल में उसको देने वाले हैं उसके पहले आपने उसको एक थोड़ा सा लोन दे दिया उसके जो कंडीशंस है जो भी बिजनेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये इस तरह के लोन को हम ब्रिज लोन बोलते हैं। और ये आप इसको एग्जांपल से समझे तो जैसे कि कोई जनरली ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिटेल ट्रेड में जो है यूज़ होता है और रियल एस्टेट में यूज़ होता है। जैसे कि आपने कोई एक घर, आप नया घर परचेज कर रहे हैं और पुराना घर आप बेच रहे हैं किसी को, तो पुराने घर से आपका फंड आएगा, उसको आप किस में यूज़ करेंगे? नए घर को परचेज करने में। लेकिन आप जो आपका घर बेच रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? आपको डिले हो रहा है ना, नहीं बेच पा रहे हैं, या सपोज जिसको बेचा है वो आपको उतने जल्दी फंड नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा जो कि आपको अपने नए घर को खरीदने के टाइम पर उनको देना है। तो ऐसे समय में क्या होगा कि आप जो लोन लेते हैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए कि उतने पीरियड के बाद आपका वो फंड रेज हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? आपका एक तरह से ब्रिज लोन हो गया, जिसने कि आपका जो गैप बन रहा है उस गैप को फुलफिल करा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अगर बैंक ने जो उसका कोई बड़ा लोन सैंक्शन हो रहा है उसके पहले ये ब्रिज लोन दिया है, तो क्या होगा कि जब भी आप जो बड़ा लोन उसको देंगे उसके उसी अमाउंट से ही क्या होगा, पहले ही इस लोन को जो है बंद किया जाएगा, उसके बाद जो है उस अकाउंट को ही कंटिन्यू किया जाएगा और इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, इस लोन को बंद किया जाएगा।
बैंक जो है वो ब्रिज लोन किसी भी अमाउंट जो कि गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीवेबल होने वाला है बाय वे ऑफ सिक्योरिटी रिफंड्स, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन है तो उसके अगेंस्ट में ब्रिज लोन नहीं देता है। तो फ्रेंड्स ये आपके 3 टाइप हो गए। लास्ट हमारा जो टाइप है नहीं सॉरी एक और है, ब्रिज लोन्स हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन क्या होता है, सिंपल कि जब भी आप किसी बोरोवर को दोनों तरह का लोन दे रहे हैं, मतलब उसको वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन दे रहे हैं और जो कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए या खरीदने के लिए भी आप कोई लोन दे रहे हैं, तो इन दोनों का ही जो कंपोजिट फॉर्म हो गया ना कि दोनों लोन दे रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए भी और टर्म लोन भी दे रहे हैं आप कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट कैपिटल बोलते हैं। जनरली ये जो कंपोजिट कैपिटल लोन्स दिए या कंपोजिट लोन दिए जाते हैं वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कि उनको इस्टेब्लिश होने के लिए क्या उनकी कंटिन्यूस बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है, साथ में एसेट क्रिएशन के लिए टर्म लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो लोन है एमएसएमई या आर्टिसंस या किसी भी फार्मर्स को दिए जाते हैं और इनका जो रिपेमेंट होता है वो फर्म के बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है। टर्म लोन में तो रिपेमेंट जो है उसकी मंथली या हाफ ईयरली जैसे भी आप इंस्टॉलमेंट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, और जो सीसी लिमिट में होता है या वर्किंग कैपिटल लिमिट में होता है वो इसमें रोटेशन चलता रहता है। तो सिंपल कंपोजिट लोन का मतलब ये है कि आप दोनों तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए भी और एसेट कैपिटल एसेट्स को बाय करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो ये आपका कंपोजिट लोन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रिटेल लोन्स। रिटेल लोन्स आप जानते हैं कि जो भी लोन्स हम इंडिविजुअल के को देते हैं उनके जो पर्सनल पर्पस रहते हैं उसके लिए, जैसे कि घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए या कोई भी और उनका पर्पस हुआ, कोई गुड्स खरीदने के लिए या पर्सनल पर्पस से जो लोन दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रिटेल लोन्स कहलाते हैं। और जो रिटेल लोन्स है आप इंडिविजुअल के अलावा फर्म्स, कंपनी, एचयूएफ को भी दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। और इसमें जो रिपेमेंट होता है उसका टेन्योर जो रहता है वो आप किस पर्पस के लिए लोन दिया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने सपोज व्हीकल के लिए लोन दिया तो जनरली आप 3 to 5 ईयर्स में उसका रिपेमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं। पर्सनल लोन दिया है तो मैक्सिमम 3 ईयर्स में आप उसका रिपेमेंट करवा सकते हैं। लेकिन जैसे सपोज आपने घर को बनाने के लिए लोन दिया है तो इसमें क्या रहता है कि टेन्योर ज़्यादा भी दिया जाता है। जनरली ये जो रहता है 30 साल तक का टेन्योर इसमें दिया जा सकता है रिपेमेंट के लिए। तो जो रिटेल लोन्स रहती हैं वो आपकी डिमांड लोन्स भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं। जैसे कि आपने किसी वस्तु को खरीदने के लिए दिया है ना, ड्यूरेबल्स गुड्स को खरीदने के लिए लोन दिया, तो वो जो लोन है उसका रिपेमेंट हार्डली आप 1 ईयर तक रख सकते हैं। तो ये इस तरह की जो लोन हो गई वो शॉर्ट टर्म लोन या डिमांड लोन हो गई। और जो घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए इस तरह का जो लोन आपने दिया उसका रिपेमेंट जो है वो पीरियड ज़्यादा है, तो इस तरह से वो जो लोन हो गई वो आपकी लॉन्ग टर्म लोन हो गई। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे आगे और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स अगर आप सीसीपी की या CIB की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।